नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात उस धमकी की जिसने महायुद्ध की घंटी बजा दी है, लेकिन बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर नए सिरे से गतिविधियां तेज हो गई है रूस और यूक्रेन की जंग के बीच। ये जो बड़ी खबर आ रही है, यूरोपियन यूनियन के नेताओं से बाइडेन की बातचीत की खबर है। जो बाइडेन लगातार रूस को कोस रहे हैं, पुतिन को कोस रहे हैं, लेकिन इस बीच यूरोपीय यूनियन के नेताओं के साथ उनकी बातचीत हुई है। यूक्रेन को लेकर, यूक्रेन के हालात पर यह चर्चा जो बाइडेन ने यूरोपीय यूनियन के नेताओं के साथ की है। ज़ेलेंस्की लगातार कह रहे हैं कि चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो या फिर अमेरिका हो, सबको उनकी मदद करनी चाहिए। हथियार तो सब दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इस युद्ध में कोई हिस्सा नहीं बना है। यूक्रेन में बिगड़ते हालात, मारिउपोल में बदलती बदतर होती हुई परिस्थितियों के बीच बहुत अहमियत है इस चर्चा की। जो बाइडेन का यूरोपियन यूनियन के नेताओं से बातचीत। और आज हम स्पेशल रिपोर्ट में शुरुआत उस धमकी के साथ कर रहे हैं जो व्लादिमीर पुतिन दे रहे हैं यूक्रेन को, तमाम अन्य लोगों को। आज भले ही टर्की में यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में सुलह का फॉर्मूला निकालने के लिए 180 मिनट वार्ता चली, 180 मिनट तक टेबल पर बात हुई, लेकिन क्या बातचीत से शांति और अमन यूक्रेन में लौटेगा? सवाल बड़ा है, क्योंकि जो शांति दूत हैं, उसी शांति दूत को जहर देने की खबर ने दुनिया को डरा दिया है। आखिर कौन शांति नहीं चाहता है? क्यों बारूदी रण में पुतिन ने यूक्रेन को बर्बाद करने का प्रण ले लिया है? यूक्रेन और रूस को लेकर आपके मन में उठ रहे महायुद्ध से जुड़े तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। यूक्रेन युद्ध का 34वां दिन। रूस से आई इसी बारूदी हेडलाइन ने पूरी दुनिया को हिला दिया। द टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध भूमि से दूर पुतिन के दफ्तर में एक टॉप सीक्रेट मीटिंग हुई। टॉप सीक्रेट मीटिंग रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चेल्सी फुटबॉल क्लब के मालिक रोमन अब्रामोविच के बीच हुई। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रोमन अब्रामोविच ने पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति की हैंडराइटिंग वाला एक खत दिया, वही खत जिसमें ज़ेलेंस्की ने युद्ध विराम की बात लिखी थी। दावे के मुताबिक ज़ेलेंस्की का खत देखते ही पुतिन आग बबूला हो गए और 7 शब्दों में अपने बारूदी इरादों का इजहार किया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पुतिन ने 7 शब्दों में ऐसा क्या कहा जिसकी अलग अलग व्याख्या पूरी दुनिया में होने लगी। वो 7 शब्द हैं: मैं उसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने अब्रामोविच को जवाब देते हुए कहा कि मैं उसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा, यानी ज़ेलेंस्की को सबसे बड़ी धमकी दी, यानी यूक्रेन को बर्बाद करने की धमकी। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन को लेकर पुतिन से जुड़ी ये पूरी खबर रोमन अब्रामोविच के हवाले से छापी गई। यहां आपको ये याद रखना है कि रोमन अब्रामोविच रूस के ही अरबपति कारोबारी हैं, और तो और पर्दे के पीछे रूस की तरफ से मध्यस्थता का काम भी कर रहे हैं। एक लाइन में समझे तो यही है कि पुतिन अभी युद्ध विराम के मूड में नहीं है। युद्ध अगर लंबा खिंचा तो भी पुतिन की सेना हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। तो क्या पुतिन अब शांति नहीं बल्कि यूक्रेन का सर्वनाश चाहते हैं? यूक्रेन पर इतना क्यों भड़के हुए हैं पुतिन? क्यों ज़ेलेंस्की का नाम नहीं सुनना चाहते पुतिन? क्या शांति पथ नहीं रूस का जंगी रथ चलेगा? यूक्रेन में जंग जारी, किस पर पड़ेगी भारी?
युद्ध से जुड़े ये वो सवाल हैं जिसकी वजह से बीते 34 दिनों से दुनिया में परमाणु युद्ध का खौफ तैर रहा है, यानी जंग की घड़ी आने वाले दिनों में विश्व युद्ध का अलार्म बजा रही है। इसे यूं समझिए, 24 फरवरी को पुतिन ने ऑपरेशन यूक्रेन की शुरुआत की। प्लान यही था कि कुछ दिनों में यूक्रेन पर कब्जा हो जाएगा, लेकिन युद्ध भूमि में प्लान के हिसाब से पुतिन की सेना को कामयाबी नहीं मिली। ना यूक्रेन हथियार डालने को तैयार है, ना ही पुतिन पीछे हटने को। दोनों मुल्कों को इस युद्ध की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। वैसे इस युद्ध में पुतिन ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। यही वजह है कि जैसे जैसे कैलेंडर में तारीखें बदल रही हैं और युद्ध लंबा खिंच रहा है, रूस की मुसीबत बढ़ती जा रही है, वो भी एक साथ 3-3 मोर्चों पर। मोर्चा नंबर 1, युद्ध भूमि की लड़ाई। मोर्चा नंबर 2, इंटरनेशनल घेराबंदी। मोर्चा नंबर 3, घरेलू विरोध प्रदर्शन। मुमकिन है कि युद्ध भूमि के मौजूदा हालात की वजह से पुतिन बेचैन है और उनकी वही बेचैनी और घबराहट बार बार धमकी की शक्ल में बाहर आ रही है। कीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। वॉर रूम में अब आइए आपको दिखाते हैं कि क्या चाहते थे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उन्हें क्या मिला है। जी हां, शुरुआत तो इसी बात से कर लेते हैं कि 3 दिनों में पूरा कब्जा चाहते थे व्लादिमीर पुतिन, लेकिन अभी तक जंग जारी है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर शांति समझौता नहीं होता है तो जंग अभी चल सकती है। 34 दिनों में भी उनका प्लान कामयाब नहीं हुआ है। यूक्रेन नाजी फ्री हो, ये चाहते थे वो, लेकिन अजोव बटालियन अब भी वहां पर सक्रिय है, जो ये साफ संकेत देता है कि अपने मंसूबों में अभी तक नाकाम दिख रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन की नेटो ख्वाहिश पर लगाम लगे, जिसके लिए जेलेंस्की ने नेटो प्लान टाल दिया है। क्या हासिल हुआ है? जेलेंस्की ने नेटो प्लान को टाला जरूर है, लेकिन ये भी तय है कि पूरी तरह से क्या वो इसको छोड़ने को तैयार है। यूक्रेन तटस्थ नीति पर चले, क्या वो चाहते थे कि यूक्रेन वही करे जो वो चाहते हैं जेलेंस्की समझौते के लिए। अब जाकर हालांकि 34 दिन बाद तैयार दिखाई दे रहे हैं, ये एक बड़ा संकेत है। पूर्वी यूक्रेन में दबदबा हासिल करना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। टारगेट करीब करीब इस मामले में उनका पूर्वी यूक्रेन में पूरा हो रहा है, क्योंकि चाहे वो दोनेत्स्क हो, लुहांस्क हो, नीचे आप क्रिम में आ जाइए, चाहे मारिउपोल में भारी तबाही मचा रहे हैं, इस हिस्से को वो लगभग अपनी कंट्रोल में लेते हुए डॉनबास इलाके की आजादी वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो रूस का हिस्सा बन जाए, अलग हो जाए यूक्रेन से। पूरी तरह से रूस का कब्जा वहां पर हो चुका है। डॉनबास यानी लुहांस्क और दोनेत्स्क दोनों को मिलाकर डॉनबास एरिया कहते हैं। पश्चिमी देश कमजोर हो, ये वो चाहते थे। पश्चिमी देश ज्यादा एकजुट हो गए हैं, यानी साइड इफेक्ट इस जंग का ये हो गया है कि जो पश्चिमी मुल्क हैं वो एकजुट हो गए हैं अब रूस के खिलाफ। नेटो की खामियां सामने आए, वो चाहते थे कि नेटो में इसको लेकर मतभेद हो, क्योंकि अलग अलग तरीके से वो कहते हैं कि रूबल में ही हम तेल आपको देंगे। कई देश इसकी वजह से ये सब झेल रहे हैं, लेकिन उल्टा हुआ है, क्योंकि काफी हद तक एकजुटता नेटो मुल्कों में साफ दिखाई दे रही है इस मुद्दे पर। आइए लिए चलते हैं आपको कीव, जहां से गौरव सावंत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव आज तक पर जुड़ रहे हैं। गौरव, हम दिखा रहे हैं पुतिन के नजरिए से ये जंग, और पुतिन के नजरिए से देखें तो वो नेटो की खामियां को सामने लाना चाहते थे। वो यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर, हालांकि उस डॉनबास इलाके में काफी कब्जा उनका दिखाई दे रहा है। पुतिन की स्ट्रैटेजी 34 दिन बाद आप कहां पर आंकेंगे? कहां पहुंचे हैं वो? कितना पाया, कितना खोया? 34 दिन बाद रूस की छवि खासा धूमिल हुई है। रूस 34 दिनों में भी कीव पर कब्जा करने में सफल नहीं हो पाया है, और यहां पर जहां हम हैं समय कीव में, और खासतौर पर कीव के उस इलाके में जहां रूस की सेना बहुत ज्यादा दूर नहीं समझी जा रही थी, वो रूस की सेना धीरे धीरे यहां कम हो रही है, ऐसा आकलन यूक्रेन की सेना का है। यूक्रेन की सेना के कुछ अधिकारियों से हमारी बात हुई है, और वो लगातार कह रहे थे कि जिस तरह का प्रेशर रूस की सेना ने पिछले कुछ हफ्तों में बनाया था, वो प्रेशर कम होता जा रहा है, और धीरे धीरे अब यूक्रेन की सेना नए इलाकों पर, यानी अपने ही इलाकों पर एक नए सिरे से आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। इरपिन हो, बूचा हो, ब्रोवरी हो,
कुछ इलाकों में यूक्रेन की सेना फिर आगे बढ़ी है और रूस की सेना उत्तर की दिशा में रिट्रीट कर रही है या रीग्रुप कर रही है। तो यह दिखाता है कि कीव पर कब्जे की राष्ट्रपति पुतिन की जो मंशा है वो सफल नहीं हो पाई, पहली बात। दूसरी बात, उन्हें बड़ी सफलता मिली है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा अंजना, उनको बड़ी सफलता मिली है डॉनबास के इलाके में, क्योंकि डोनेस्क और लुहांस्क उनके पूरे पहले 30% उनके कब्जे में था, अब लगभग 80 से 90% उनके कब्जे में है। और रूस की सेना इस समय मारियोपोल शहर के अंदर है। हालांकि कुछ मारियोपोल शहर के अंदर पॉकेट्स ऐसी है जहां अजोव बटालियन के साथ अभी भी झड़पें हो रही है। और एक तस्वीर जो बहुत वायरल हो रही है यहां कीव में, वो एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो एक रशियन टैंक को जाके हिट करती है, बिल्डिंग के ऊपर से ATGM फायर किया गया है, वो यहां बहुत वायरल हो रही है तस्वीरें। तो वो दिखाती है कि अजोव बटालियन अभी भी लड़ रही है। तो जो नियो नाजीज या डीनाजिफिकेशन का उनकी मंशा थी वो भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। तीसरी बात, खरसन के इलाके में रूस आगे बढ़ा है, यह रूस के लिए सफलता है। आज मिसाइल स्ट्राइक्स कीव पर तो नहीं हुई है, लेकिन मिकोलाइव में बड़ी मिसाइल स्ट्राइक हुई है जिसमें बड़ा नुकसान हुआ है, कुछ लोग मारे गए हैं, कई लोग दबे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के मलबे के नीचे। और जो रूस को सफलता के रूप में अगर देखा जा सकता है तो यह कि रूस चाहता है कि उसकी जो करेंसी है रूबल, जितने इलाके रूस के अभी कब्जे में हैं, वो चाहता है कि यहां की करेंसी यानी ग्रेवनास का इस्तेमाल ना हो, रूबल का इस्तेमाल हो। और इसीलिए रूस उन इलाकों को अपना वर्चस्व वहां स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, ईस्ट में और साउथ में। राजेश पवार, आज जंग को 34वें दिन आप कहां देख रहे हैं? सबके मुंह पर यही सवाल है कि व्लादिमीर पुतिन धमकी तो अच्छी देते हैं कि जाकर कह दे उनसे बर्बाद कर दूंगा, लेकिन कीव पर कब्जा नहीं कर पाए हैं। लेकिन अभी तक 34 दिन के युद्ध में कहां पहुंची है उनकी रणनीति? देखिए, मैं थोड़ा सा जो गौरव ने बोला उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। रूस का शुरू से ही ये मकसद नहीं रहा है, ना उनका कब्जा करने का मकसद था यूक्रेन के ऊपर, ना कीव के ऊपर। उन्होंने अपने जो पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाई कर दिए थे और उसमें कब्जा करना या ज़ेलेंस्की को हटाना शामिल नहीं था। उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि यूक्रेन हर हालत में न्यूट्रल रहे। दूसरा, जो रूसी भाषा है उसको उसका दर्जा मिले यूक्रेन के अंदर। तीसरा, उनका ये मकसद था कि किसी तरह से डोनबास का पूरा इलाका कब्जे में लिया जाए और उसको इंडिपेंडेंस घोषित किया जाए। आखिरी उनका मुद्दा था कि क्रीमिया को यूक्रेन एक्सेप्ट करे कि ये उसका हिस्सा है। और मैं मानता हूं रूस लगातार इस दिशा में बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहा है। उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने हर हालत में अचीव कर लिए हैं, पहले फेस ऑफ ऑपरेशंस में जो 4 दिन पहले खत्म हो गया था। और यही जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इनका इस्तेमाल करेंगे अभी नेगोशिएटिंग टेबल पर, ताकि प्रेशर डाल सके और जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वो हासिल कर सके। अंजना, धन्यवाद आप दोनों का अपने अपने नजरिए से पूरी खबर समझाने के लिए। गौरव सावंत हमारे सहयोगी जो कीव में डटे हुए हैं लगातार। राजेश, आपका भी धन्यवाद। आपने देखा कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध में पुतिन क्या चाहते थे, 34 दिन की जंग में पुतिन को क्या हासिल हुआ। अब एक तरफ तो पुतिन यूक्रेन को बर्बाद करने का अल्टीमेटम दे रहे हैं, दूसरी तरफ रूस से परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी फिर से दी गई है। ऐसे में दुनिया इस बात को लेकर अलर्ट पर है, कहीं पुतिन वाकई यूक्रेन में परमाणु युद्ध न छेड़ दें, क्योंकि पुतिन के बारे में जो कहा जाता है उससे यह डर डबल हो जाता है। कहते हैं पुतिन जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसे में रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच जिस तरह से बार बार पुतिन की तरफ से परमाणु युद्ध की बात कही जा रही है वो भी सच साबित होने वाली है। अभी तक आपने यूक्रेन में रूस से बरसती मिसाइलें देखी हैं। आपने ये भी देखा कि रूस ने कैसे यूक्रेन में अपनी विनाशकारी हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। आपने यूक्रेन में तबाही मचाते रूसी टैंक भी देखे हैं। रूस पर केमिकल हथियारों के इस्तेमाल करने का आरोप भी बाइडेन लगा चुके हैं।
आपने ये भी देखा कि अमेरिका से लेकर नाटो देश और यूरोपीय देशों ने रूस की घेराबंदी शुरू कर दी है। और बाइडेन को तो आपने रूस के पड़ोसी देशों के साथ ताबड़तोड़ बैठकें करते हुए भी देखा है। तो क्या अब रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है? ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी रूस की तरफ से फिर आई है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है, अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा मंडराया तो रूस एटमी वॉर से परहेज नहीं करेगा। Of course, is not a reason for usage of a nuclear weapon. We have a security concept that very clearly states that only when there is a threat for existence of the state in our country, we can use and we will actually use nuclear weapons to eliminate the threat for the existence of our country. तो सुना आपने, रूस ने किस तरह से दुनिया के सामने फिर से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी है। हम आपको बता दें कि युद्ध के 34 दिन हो चुके हैं और रूस अभी तक यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है, क्योंकि यूक्रेन की सेना अमेरिका, नाटो और पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों की मदद से रूस का मुकाबला कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के नेतृत्व में नाटो देश और ब्रिटेन यूक्रेन को रोजाना 17 विमानों में भरकर हथियार भेज रहे हैं। उनका इस्तेमाल करने के लिए यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। यूक्रेनी सैनिक कमांडरों को सैटेलाइट इंटेलिजेंस मुहैया करा रहे हैं। मारियुपोल से गीता मोहन के साथ गौरव सावंत, कीव, आज तक। और पुतिन का जिस तरह से अभी तक अंदाज चल रहा है, पुतिन का भेजा इसी बात पर दिमाग गरम है इस वक्त उनका। पुतिन के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी धधक रहा है और कहीं ना कहीं इसीलिए रूस की तरफ से फिर परमाणु हथियारों के लिए बातचीत इस वक्त चल रही है। सवाल, क्या परमाणु युद्ध हो सकता है? जवाब हाँ। सवाल, क्या अमेरिका पर एटमी हमला मुमकिन है? जवाब, संभावना से इनकार नहीं। सवाल, क्या पुतिन परमाणु बम गिरा सकते हैं? जवाब, मुमकिन है। सवाल, क्या यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियार का इस्तेमाल होगा? जवाब, हाँ। सवाल, क्या नॉर्थ कोरिया का एटम बम अमेरिका के लिए खतरा? जवाब, हाँ। बड़ी बात यह है कि सर्वे में शामिल हुए 71% अमेरिकियों ने माना कि रूस के यूक्रेन पर हमले से दुनिया में कहीं भी कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल मुमकिन है। ऐसे में रूस की तरफ से परमाणु धमकी का फिर से आ जाना कहीं न कहीं सर्वे को सच साबित करने की तरफ बढ़ता है। उधर नाटो को मजबूत करने के लिए अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा है कि पूर्वी यूरोप में नाटो की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वो नौसेना के 6 विमान तैनात कर रहा है। ये विमान इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में विशेषज्ञता रखते हैं। इसके अलावा अमेरिका पूर्वी यूरोप में लगभग 240 नौसैनिकों को तैनात कर रहा है। एक तरफ तो अमेरिका रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच घेराबंदी में लगा हुआ है, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहा है कि वो इन विमानों का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में नहीं करेगा। लेकिन रूस भी नाटो और अमेरिका की हर हरकत का जवाब परमाणु धमकियों से दे रहा है। हम आपको बता दें कि पिछले 6 महीने में चौथी बार रूस ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने की धमकी दी है। परमाणु धमकी नंबर 1, पुतिन ने न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स को अलर्ट किया। परमाणु धमकी नंबर 2, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने परमाणु हथियारों का जिक्र किया। परमाणु धमकी नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र में रूस के उप राजदूत दिमित्री पोलांस्की ने परमाणु बमों का जिक्र किया। परमाणु धमकी नंबर 4, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात कही। रूस की तरफ से ये चेतावनी भी दी जा चुकी है, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो परमाणु हथियारों से लड़ा जाएगा और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन होगा। तो क्या अब परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की खबर दुनिया को कभी भी किसी भी वक्त सुनने को मिल सकती है? मारियुपोल से गीता मोहन के साथ गौरव सावंत, कीव, आज तक। तो क्या चाहते थे व्लादिमीर पुतिन और क्या हुआ है, इस सब की पूरी कहानी हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। अभी तक वार्ता के जरिए क्या कोई सूरत समझौते की बन रही है? यह बातचीत टर्की के इस्तांबुल में इस वक्त भी चल रही है जब आप ये शो देख रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच सुलह के रोड मैप को लेकर बातचीत हो रही है,
लेकिन शर्तें जो दोनों तरफ से रखी गई हैं, क्या उस पर कामयाबी बनेगी, यही हम आपको दिखा रहे हैं। नंबर 1 जो है बड़ी बात, रूस और यूक्रेन के बीच सुलह के रोड मैप को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आगे बात कितनी बढ़ती है, इस पर सबकी नजर है। नंबर 2, कीव और चर्निहिव में रूस सैन्य कार्रवाई में कमी लाने पर सहमति बनी है। नंबर 3, दोनों मुल्कों के बीच आपसी विश्वास बढ़ाने पर सहमति बन गई है। नंबर 4, डोनबास पर रूस की शर्तों पर यूक्रेन विचार करने को तैयार हो गया है। नंबर 5, टर्की ने यूक्रेन रूस के बीच शांति वार्ता को सकारात्मक बताया है। नंबर 6, बेलारूस की जगह टर्की में बातचीत को यूक्रेन ने अपनी जीत माना है। नंबर 7, यूक्रेन ने कई मुल्कों को यूक्रेन की सुरक्षा का गारंटर बनाने की अपील की है। नंबर 8, टर्की में जल्द हो सकती है पुतिन और ज़ेलेंस्की की अहम मुलाकात। नंबर 9, सीज फायर को लेकर अभी यूक्रेन और रूस के बीच सहमति नहीं बनी है। केसी सिंह साहब, पूर्व राजनयिक, इस वक्त लाइव हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। केसी सिंह साहब, जल्दी से अगर आपसे ये समझने की कोशिश करें, क्या चाहते थे व्लादिमीर पुतिन, 34वें दिन क्या वो हासिल कर पाए हैं? मारिउपोल में तो भारी तबाही और जानमाल के नुकसान की खबरें आ रही है, लेकिन कीव पर वो जो चाहते थे शायद वो नहीं हासिल कर पा रहे हैं। इसको किस तरह से देखें? दूसरी तरफ जो इस्तांबुल में बातचीत हो रही है, क्या समझौते की कोई सूरत आपको दिखाई देती है? सिंह साहब देखिए, बातचीत तो काफी समय से चल रही है। पहले बेलारूस में थी, लेकिन उस समय रूस की फौजें उत्तर से कोशिश कर रहे थे कि कीव पे कब्जा डाल लें और वहां की जो सरकार है उसको पलट दें। अब वो तो वो कर नहीं पाए, क्योंकि कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर तक वो रुक गए और उनका जानी नुकसान काफी हुआ है रूस की फौज का। तो अब 1 महीने के बाद अगर वो कब्जा नहीं पाए और 5000 से अंदाजा है 15,000 तक उनके फौजी मर चुके हैं और जख्मी हुए हैं, अगर तीसरे हिस्से की उनकी फौज जो इसमें लगी थी वो यहाँ मर गई है, जख्मी हुई है, तो ये जानी नुकसान तो बहुत ज्यादा है। इसके लिए फिर इसका मतलब ये निशाना उनका असली यही था कि सत्ता पलटनी है। नहीं, इतने आदमी मरवाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर डॉनबास को ही रोकना था तो उधर ही अटैक करते या दक्षिण से करते। तो अब इसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉल बैक पोजीशन क्या है। उन्होंने तय कर लिया कि अब ये काबू करना मुश्किल है, तो सिर्फ उन्होंने कहा तो कम से कम क्या चाहिए कि जो पूर्वी हिस्सा डॉनबास है उसमें काबू कर लें और उसको क्रीमिया से जोड़ लें, क्योंकि क्रीमिया में दक्षिण में वो बैठे हैं और वो तट जो उसके साथ साथ चलता है उससे मिलाप करके वो एक तरह से दोनों को मिला के रूस से कनेक्ट कर लेंगे। अभी तक क्राइमिया उन्होंने रोका है, लेकिन उसका कनेक्शन नहीं था रूस के साथ, तट के ऊपर से समुद्र से कनेक्शन था। लेकिन अभी भी ये उन्होंने तय नहीं किया कि कितना हिस्सा, पूर्व का कितना हिस्सा वो काटना चाहते हैं यूक्रेन के अंदर से। तभी वो बात भी शुरू कर दी है। यूक्रेन उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, कीव पे अटैक नहीं करेंगे, जहां राष्ट्रपति बैठे हैं उस पे नहीं करेंगे, लेकिन बात के साथ साथ अभी लड़ाई भी थोड़ा टाइम चलती रहेगी, क्योंकि जो उनकी कम से कम वो लेना चाहते हैं अभी वो उस पे पूरा कंट्रोल नहीं आया उनका, दक्षिण में और पूरब में। अब कितना कंट्रोल कर पाएंगे? असली तो ये चाहते थे दक्षिण और पूरब को मिला के दनेपर जो दरिया है उससे पूरब का जितना हिस्सा है वो पूरा तोड़ लें। वो शायद वो सोच रहे हैं मुमकिन नहीं होगा। तो बातचीत का शुरुआत अच्छी हुई है, क्योंकि रूस का ये शुरू में बातचीत से पहले ही कहना कि हम कीव पे अटैक बंद कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है। अब यूक्रेन भी चाहेगा कि कम से कम उनका नुकसान हो, कम से कम हिस्सा जाए। तो ये बातचीत अभी चलती रहेगी। मेरे को लगता है लड़ाई भी कुछ हिस्सों में, अब पूरी लड़ाई, पूर्ण लड़ाई नहीं होगी, लेकिन कुछ हिस्सों में दक्षिण और पूरब में ये लड़ाई अभी चलती रहेगी, जहां कोशिश की जाएगी, यूक्रेन कोशिश करेगा कम से कम हिस्सा जाए और रूस कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा वो काबू कर लें, ताकि पुतिन कुछ तो दिखा पाए कि इतने फौजी मरे हैं तो उसका क्या फायदा हुआ है रूस को। लेकिन ये लगता है कि अगले सिंह साहब हम मैप भी दिखा रहे हैं जो आप कह रहे हैं, क्योंकि क्राइमिया के नीचे जो एरिया है आप कह रहे हैं कि अभी तक सिर्फ समंदर के रास्ते से वहां तक जाते थे, लेकिन अगर वो डोनेट्स्क, लुहांस्क, ये मारिउपोल, ये वाला पूरा
नीचे का हिस्सा इधर से ले लें तो उनके पास ये होगा। लेकिन एक और इशू क्या बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ये पूरा इलाका हम दिखा रहे हैं। देखिए अगर हमारे दर्शक समझेंगे, ये पूरा हिस्सा जो आप इधर लाल में देख रहे हैं क्रिमिया नीचे है। अगर हम बग हटाएंगे तब क्रिमिया का हिस्सा दिखेगा, बग हटाइएगा तो नीचे क्रिमिया दिखेगा आपको। क्रिमिया है, उसके ऊपर ये खेरसन, ये वाला, ये जो पूरा लाल नीचे आप हिस्सा देख रहे हैं इधर क्रिमिया है, खेरसन, मारियोपोल, डोनेस्क, लुहांस्क, खार्किव। खार्किव भी अब मुझे लगता है शायद बाहर ही रखिए। ये लुहांस्क, डोनेस्क, मारियोपोल, खेरसन और नीचे क्रिमिया, ये पूरा हिस्सा रूस लेना चाहता है। पहले ये बात थी कि शायद नदी जो आप बीचों बीच देख रहे हैं उससे जो पूर्वी पूरा हिस्सा है उस पर वो कब्जा करने की कोशिश के, लेकिन अब इतने में ही संतुष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सिंह साहब एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहेगा और वो ये है कि ये लड़ाई और चाहे सिर्फ एक जगह के कब्जे के लिए नहीं थी, नेटो को अपने बैकयार्ड में जब देखा, यूक्रेन में देखा रूस ने, तब वो तिलमिलाए थे। इस पर एक बड़ा कमिटमेंट वो ज़ेलेंस्की से लेंगे कि नेटो वाला सपना छोड़ दो। वो तो उन्होंने पहले कह ही दिया, उन्होंने ज़ेलेंस्की ने कह दिया कि हम न्यूट्रल हो सकते हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम कोई अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, हम क्राइमिया, वो नेगोशिएटिंग टैक्टिक है। अब उसको तो वो वापस अकेली उनकी फौज नहीं ले सकती। लेकिन जितनी बहादुरी यूक्रेन ने दिखाई है एक सुपर पावर के साथ, जिस तरीके से एक महीने, आपको याद होगा आपके स्टूडियो में जब मैं आया था एक महीने पहले, हमारे फौजी दोस्त सब कह रहे थे ये 2-4 दिन की बात है, 3-4 दिन की। मैं उस दिन अकेला ही था जो कह रहा था देखो नेटो ने इनको तैयार किया है, फॉल बैक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया है, शहर के अंदर लड़ाई के लिए तैयार किया है, और जितना ये डिले करेंगे उसमें यूक्रेन बच सकता है। उनका नुकसान होगा, भारी नुकसान होगा, शहर जाते रहेंगे, लोग डिस्प्लेस हो गए, लेकिन ये नहीं होगा कि वो हाथ खड़े करके उनका राष्ट्रपति बाहर आ जाए और बिल्कुल ही वो बेइज्जत हो जाए। तो अब मेरे को लगता है कि ये एंड गेम आ गई है। लड़ाई कुछ समय चलती रहेगी, कुछ एरियाज में, कुछ क्षेत्र में चलती रहेगी, लेकिन ये बातचीत के साथ अब सिर्फ इतना ही रह गया कितना हिस्सा रूस तोड़ पाएगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद केसी सिंह साहब। कम से कम तस्वीर समझ में आई, कितना हिस्सा रूस तोड़ पाएगा इस पर अब नजर रहेगी। हमने मैप के जरिए भी आपको दिखा दिया। यूक्रेन और रूस की जंग में बहुत खौफनाक साजिश का दावा किया जा रहा है। शांति के प्रयास में लगे लोगों को जहर देने की बात सामने आई है। ये वारदात 3 और 4 मार्च के बीच की बताई जाती है। हैरानी की बात यह है कि जहर रूस और यूक्रेन दोनों के दल पर दिया गया। जांच हुई तो कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। जहर कैसे दिया गया, किसने दिया, क्यों दिया, किसी सवाल का जवाब अब तक किसी को मिला नहीं है। यूक्रेन की राजधानी कीव, 3 मार्च 2020। रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच, यूक्रेनी सांसद रुस्तम उमेरोव युद्ध रोकने के लिए एक मीटिंग में शामिल हुए। बैठक खत्म करके वो अपने अपने अपार्टमेंट में वापस लौटे। सुबह जब सोकर उठे तो उनकी आंखों में सूजन थी, त्वचा पर खरोंच जैसे निशान थे, पेट और शरीर में जलन हो रही थी। रूसी प्रतिनिधि रोमन अब्रामोविच को दिखना बंद हो गया। सबको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के बाद वो सब सामान्य हो गए। जांच हुई तो आशंका जताई गई, शांति की कोशिश में लगे लोगों को खाने में जहर दिया गया या फिर लेजर किरणों के जरिए उन पर हमला किया गया। लेकिन ये जो कुछ भी था वो जान लेने के इरादे से नहीं किया गया था, बल्कि इस वारदात का मकसद धमकी देने जैसा था ताकि शांति के प्रयास रुक जाएं। लेकिन अगर शांति की कोशिशों को रोकना ही था तो फिर इसकी इजाजत क्यों दी गई? और कौन है जो ये चाहता है कि युद्ध ना रुके? रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी माने जाते हैं। दुनिया के मशहूर फुटबॉल क्लब चेल्सी में उनकी हिस्सेदारी है। यूक्रेन के यहूदी समुदाय से उनके अच्छे रिश्ते हैं। माना जा रहा है कि वो पुतिन की सहमति से ही शांति के प्रयास कर रहे थे। ऐसे में उनको जहर देने के पीछे कौन हो सकता है जो उन्हें मारना चाहता है लेकिन शांति की कोशिश करने से रोकना चाहता है? जहर या केमिकल हमले के पीछे रूस के होने की आशंका जताई गई है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि जहर या केमिकल हमला हुआ ही नहीं है।
वो तो मौसम में आए बदलाव की वजह से ऐसे लक्षण दिखे। चूंकि प्रभावित लोग संवेदनशील काम में लगे थे, इसलिए उनकी तबीयत खराब होने पर उसे साजिश का नाम दिया गया। रूसी अरबपति और शांति वार्ता में लगे रोमन अब्रामोविच ने युद्ध शुरू होने के बाद अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा बेचकर युद्ध पीड़ितों की मदद में दान दिया था। वो लगातार युद्ध में नुकसान उठाने वालों की मदद कर रहे हैं। इसे लेकर कुछ कट्टरपंथी बहुत नाराज हैं। शंका है कि युद्ध समर्थक इस साजिश को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि यूक्रेन के सांसद रुस्तम उमेरोव ने ट्वीट के जरिए जहर देने की बात को गलत कहा है। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। ये सस्ती लोकप्रियता के लिए फैलाई गई खबरें हैं। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। रोमन अब्रामोविच की तरफ से अभी कोई बात सामने नहीं आई है। आज तक ब्यूरो। और अब आइए आपको दिखाते हैं कि 34 दिन में अभी तक दोनों ही पक्षों का यूक्रेन में कितनी तबाही मची है, रूस को कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि इसी के जरिए जंग की असल तस्वीर आती है। यूक्रेन में रूस के 1700 सैनिक मारे गए हैं, वहीं यूक्रेन का नुकसान 1119 नागरिक मारे जा चुके हैं। 586 टैंक रूस का नुकसान बर्बाद हो गए हैं। 143 यूक्रेनी बच्चों की मौत हो गई है। 300 से ज्यादा आर्टिलरी सिस्टम तबाह हुए हैं। यहां यूक्रेन के 378 एजुकेशन सेंटर्स ध्वस्त हो चुके हैं। रूस को भी नुकसान हो रहा है। 127 हेलीकॉप्टर्स, हथियारों का नुकसान ज्यादा हो रहा है। 127 हेलीकॉप्टर्स मार गिराए गए। 4400 रिहायशी बिल्डिंग्स ध्वस्त हो गई हैं। दशक के दशक लग जाएंगे यूक्रेन को वापस उस स्थिति में लाने में। 1150 रूसी व्हीकल्स को नुकसान हुआ है, तो वहीं 138 हेल्थ सेंटर्स, जो हेल्थ केयर सेंटर्स थे, वो भी पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। 73 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स ध्वस्त हुए हैं रूस के, तो यूक्रेन के 8 सिविल एयरपोर्ट्स ध्वस्त हो गए हैं। बहुत वक्त लगेगा इस सबको सुधारने में और सामान्य जीवन वहां पर फिर से बहाल करने में। नुकसान दोनों ही तरफ हो रहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हॉलैंड ने रूस के 17 जासूसों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि यूरोपीय देशों में भी अपने जासूस रूस भेज रहा है। जासूसों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताकर उन्हें बाहर निकाला गया है हॉलैंड से। हॉलैंड ने रूस के 17 जासूसों को बाहर निकाला है। यूक्रेन में प्रचंड युद्ध जारी है और इसी युद्ध के बीच नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम कमांडर यानी किम जोंग ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान मिसाइल परीक्षण के बाद परमाणु परीक्षण करने का। आखिर किम जोंग के ऐलान और यूक्रेन युद्ध का कनेक्शन क्या है? किम जोंग का ऐलान सिर्फ संयोग है या फिर बड़ा प्रयोग? अमेरिका की किम जोंग ने बढ़ाई टेंशन। मिसाइल के बाद न्यूक्लियर बम की बारी। 7वें परमाणु टेस्ट से एक कदम दूर किम जोंग दागने जा रहे हैं परमाणु बम। युद्ध काल में किम का ऐलान जंग। बम और गोला बारूद की ये तस्वीरें यूक्रेन की हैं। लेकिन अब नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर ने युद्ध का नया मोर्चा खोल दिया है। दावा यही है कि अमेरिका रोक सके तो उसे रोक ले। सरल शब्दों में समझें तो किम जोंग का बारूद प्लान बहुत घातक है। परमाणु बम का परीक्षण, अमेरिका को खुला चैलेंज, यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद। बड़ी बात यह है कि दक्षिण कोरिया ने किम जोंग के प्लान को लेकर दुनिया को चेताया है। दावा यही है कि अगले कुछ दिनों में किम जोंग परमाणु परीक्षण कर सकता है। इस दावे के पीछे दो बड़े संकेत हैं। संकेत नंबर 1, न्यूक्लियर साइट में हलचल। संकेत नंबर 2,
किम की बारूदी चिट्ठी। सबसे पहले आपको नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर साइट से जुड़ी रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। क्या यूक्रेन युद्ध के दौरान यह महज संयोग है या फिर किम जोंग का प्रयोग? दरअसल नॉर्थ कोरिया से मिल रहे संकेत यही बता रहे हैं कि किम के ऑर्डर पर एक अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण स्थल को दोबारा एक्टिव कर रहा है, जिसे 2018 में वार्ता के दौरान बंद कर दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने टनल 3 के एंट्री गेट को खोल दिया है और सुरंग के किनारे खुदाई की जा रही है। मतलब ये कि यूक्रेन युद्ध के दौरान ही किम एटम बम का टेस्ट कर सकता है। खतरा बड़ा है क्योंकि आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन का अनुमान है कि किम जोंग के कंट्रोल में करीब 40 से 50 परमाणु हथियार हैं। वहीं दूसरी तरफ किम जोंग ने सैन्य अफसरों को चिट्ठी लिखकर आने वाले दिनों में लंबी और बड़ी जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। प्लान 2022 के मुताबिक नॉर्थ कोरिया को किम जोंग पहले से ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता है। किम ने मुल्क के वैज्ञानिकों को खतरनाक हथियारों का नया टास्क सौंप दिया है। सेना के अफसरों को परमाणु युद्ध के लिए तैयार रहने को कह दिया है। वैसे नॉर्थ कोरिया ने अपने मंसूबे पहले ही साफ कर दिए थे। किम जोंग ने दुनिया को बता दिया कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में वो पुतिन के साथ है। अमेरिका और पश्चिम ने रूस की सुरक्षा की गारंटी की मांग की अवहेलना की। नेटो के पूर्व में विस्तार करने के लिए हथियार प्रणाली तैनात करने की कोशिशों के तहत यूरोप के सुरक्षा वातावरण को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया गया। यूएन में नॉर्थ कोरिया ने रूस के पक्ष में वोटिंग की थी। अब जैसे जैसे युद्ध में नाटो और अमेरिका का दखल बढ़ रहा है, वैसे वैसे किम जोंग रूस की मदद के लिए तैयारी कर रहा है। मकसद साफ है, अमेरिका को घेरना। आज तक ब्यूरो। नॉर्थ कोरिया 6 परमाणु परीक्षण कर चुका है, अब 7वां परमाणु परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। तो क्या किम की परमाणु शक्ति दुनिया के लिए अब बड़ा खतरा है? अगर महायुद्ध हुआ तो किस पर ये एक तरह से बरसेगा? किम क्या करेंगे? इस रिपोर्ट के जरिए पूरी तस्वीर समझिए। नॉर्थ कोरिया के पास एटम बम का होना और उस एटम बम को गिराने के लिए किम जोंग मिसाइल तक बना चुका है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि किम जोंग की एटमी ताकत एक बड़ा खतरा है। साउथ कोरिया के शासक किम जोंग का वो हिसाब है, अपने धुन में रहता हूं। वो जो चाहते हैं वो करते हैं, उससे वर्ल्ड ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। वो देख रहे हैं शायद कि अमेरिका इस टाइम रशिया के मुकाबले थोड़ी सी वीक पोजीशन में है, कुछ कर नहीं पा रहा, तो वो एक तरीके से अपना रशिया को शायद एक सपोर्ट दिखा रहे हैं या अमेरिका को नीचे दिखाना चाहते हैं कि हम भी तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं। सैन्य शक्ति की ग्लोबल रैंकिंग में अमेरिका पहले नंबर पर है, जबकि नॉर्थ कोरिया की सेना उसके मुकाबले में कहीं नहीं टिकता। अमेरिका के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि महज 30 मिनट में दुनिया के नक्शे से नॉर्थ कोरिया का नामो निशान मिट जाए। लेकिन छोटे से मुल्क का तानाशाह पहले भी सुपर पावर अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। वजह है किम जोंग उन के हाथ में मौजूद ब्रह्मास्त्र। अब सवाल है कि आखिर कितना ताकतवर है किम जोंग? उत्तर कोरिया के दावे के मुताबिक उसने साल 2006 से अब तक कुल 6 परमाणु परीक्षण किए हैं, यानी किम जोंग के पास एटम बम है। वहीं दावा यह भी है कि नॉर्थ कोरिया अपनी विनाशकारी मिसाइल से दुनिया के किसी कोने में परमाणु बम गिरा सकता है। दरअसल नॉर्थ कोरिया की परमाणु हथियार से लैस ICBM का मतलब है अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा। नॉर्थ कोरिया अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से अमेरिका को निशाना बना सकता है। मतलब ये कि किम जोंग की मिसाइल नॉर्थ कोरिया से 11,000 किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क तक मार कर सकती है, तो 10,000 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन और 9,000 किलोमीटर दूर कैलिफोर्निया भी किम की पहुंच में आ गया है। और तो और 13,000 किलोमीटर दूर पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसेना का ठिकाना किम की जद में है, तो 3,430 किलोमीटर दूर गुआंग में एयरबेस तक किम जोंग एटम बम गिरा सकता है। नॉर्थ कोरिया की तरफ से आने वाले खतरे से निपटने के लिए अमेरिका ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया। नॉर्थ कोरिया हो या रूस, अमेरिका ने काउंटर अटैक का पूरा खाका खींच लिया है। आज तक ब्यूरो।
आपने किम का प्लान एटम बॉम्ब देखा, अब आपको दिखाते हैं पुतिन का वो बंकर जहां एटम बॉम्ब भी बेअसर है। पुतिन की पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनके जीवन और परिवार से जुड़े डिटेल को गुप्त रखा जाता है। दुनिया को पुतिन के बारे में जो भी पता है वो सिर्फ एक अनुमान भर है। दरअसल जितना कड़ा पहरा पुतिन अपनी पर्सनल लाइफ पर लगा कर रखते हैं, उतनी ही कड़ी सुरक्षा में वो खुद भी रहते हैं। पुतिन 24 घंटे सुरक्षा के अभेद्य कवच में घिरे रहते हैं। वही कवच जो रूस के सबसे बेहतरीन कमांडोज से मिलकर बनता है, जो एक झटके में पुतिन की तरफ बढ़ने वाले खतरे से निपटने में सक्षम है। पुतिन को सुरक्षा देने वाले इस दस्ते को रूसी नेशनल गार्ड के नाम से जाना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के हर कदम पर सैकड़ों बॉडीगार्ड बारीकी से नजर रखते हैं, जो 24 घंटे उनके साथ रहते हैं। बड़ी बात यह है कि पुतिन का खाना बेहद गोपनीय तरीके से तैयार किया जाता है और वो जो कुछ भी पीते हैं या खाते हैं, उसे पहले साथ में मौजूद एक अफसर चखता है। एक इनकी छवि वो आती है कि एक आदमी जो कि बिल्कुल एक टोटलिटेरियन एक व्यवस्था चला रहे हैं, जहां पे ऑपोजिशन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था में और ऐसे माहौल में डर तो बना रहता है। और डर किससे? डर ऑपोजिशन से तो है नहीं इनको, लेकिन डर ये है कि कोई अंदर अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं पनप रही है जो कि इनको उलट पुलट कर दे इनको। तो वो डर तो बनी रहेगी इनको। पुतिन हमेशा से हिटलिस्ट पर रहे हैं। ये खतरा आतंकवाद के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति से उपजा, तो वहीं सत्ता की लड़ाई के चलते राजनीति की दुनिया में भी उनके बहुत सारे दुश्मन हैं। यही वजह है कि पुतिन ने 6 साल पहले अपनी सुरक्षा का दस्ता तैयार करवाया था। पुतिन ने नेशनल गार्ड का दस्ता तैयार करवाया। नेशनल गार्ड का जिम्मा है पुतिन की सुरक्षा। नेशनल गार्ड का जिम्मा पुतिन के पूर्व बॉडीगार्ड विक्टर जोलोतोव संभालते हैं। विक्टर जोलोतोव को राष्ट्रपति का सबसे वफादार सहयोगी माना जाता है। सुरक्षा के चलते पुतिन हेलीकॉप्टर की सवारी नहीं करते, और तो और पुतिन स्मार्टफोन का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन के अंदर स्मार्टफोन को ब्लॉक किया गया है। पुतिन ने खुद इस बात की पुष्टि की कि वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जानकार मानते हैं ये पुतिन की पसंद या नापसंद का मामला नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि पुतिन के लिए परमाणु बंकर बनाया गया है, ऐसा परमाणु बंकर जिसमें वो सुरक्षित रहेंगे, यानी अगर परमाणु युद्ध हुआ तो भी पुतिन सुरक्षित रहेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने परमाणु युद्ध के खतरे को देखते हुए अपने परिवार को ऐसे ही बंकर में अंडरग्राउंड कर रखा है, जो साइबेरिया में है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। रूस और यूक्रेन की जंग पर है आज तक की नजर।